This lunatic Kevin Owens the reason that damn move is banned. तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे। अब रेसलिंग के अंदर हमने कई सारी रेसलिंग मूव्स देखे हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया होती हैं, पर वो रियल में उतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 डेंजरस मूव्स के बारे में जिनको WWE ने बैन कर रखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो चले गए तो लाइक भी जरूर करना। इसी के साथ नंबर 10 पर आते हैं चेयर शॉट टू हेड। अब ये एक ऐसी मूव है जो कि खुद ओपोनेंट इसको कभी भी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट और वो भी डायरेक्ट सिर के ऊपर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है और वो कितनी सारी इंजरीज कर सकता है। अब WWE ने इस मूव को बैन करा था क्रिस बेनवा की ट्रेजेडी के बाद, जब उस टाइम पर रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर CTE नाम की डिजीज के बारे में सबको पता लगा था कि कैसे हेड ट्रॉमा, हेड इंजरीज और कंकशंस के कारण CTE नाम की डिजीज होती है। और ये मूव भी ऐसी है जिसका बहुत बड़ा हाथ रहता है हेड इंजरीज के अंदर, और अगर एक भी चेयर शॉट थोड़ा सा भी गलत हो जाए ना तो वो किसी रेसलर का करियर भी एंड कर सकता है। और क्योंकि WWE अपने रेसलर्स की वेलनेस के बारे में केयर करने लग गई थी, इसलिए WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था। पर AEW इस मूव को वापस लाने की सोचती है जब शॉन स्पियर्स ने कोडी रोड्स के ऊपर एक चेयर शॉट टू हेड लगाया था और वो बहुत ही ज्यादा गलत चला गया था, जिसके कारण कोडी रोड्स को भी इंजरी हो गई थी। और यहाँ तक कि जो भी फैंस है ना ऑनलाइन भी, उनका भी नेगेटिव ओपिनियन था इसके खिलाफ कि रेसलर्स की हेल्थ को रिस्क में डाला जा रहा है। और आज की मॉडर्न डे रेसलिंग के अंदर सबको इस चीज के बारे में नॉलेज है और कोई भी ऐसी मूव देखना नहीं चाहता जिसके कारण किसी रेसलर का करियर एंड होए। इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं शूटिंग स्टार प्रेस। अब ये मूव दिखने में जितनी ज्यादा बढ़िया है ना, ये उतनी ज्यादा डेंजरस है। और ये बात आप लोग जाकर खुद ब्रॉक लेसनर से ही पूछना, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने इस मूव को रेसलमेनिया 19 के अंदर यूज करा था कर्ट एंगल के ऊपर। अब इस मूव के अंदर रेसलर एक फ्रंट रोटेशन लेता है और वो भी टॉप रोप के ऊपर से। पर यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि वो ढंग से रोटेट नहीं हो पाते और वो रिंग के अंदर आकर सीधा अपने सर के बल लैंड करते हैं। और अगर आप लोग उस मैच को अभी भी जाकर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ब्रॉक लेसनर की गर्दन वहां पर टूट गई थी। और एक और ऐसा इंसिडेंट जो कि साल 2004 के अंदर हुआ था, जिसके बाद से इस मूव को परमानेंटली बैन कर दिया था। जब बिली किडमैन इस मूव को अपना एज अ फिनिशर यूज करते थे, उन्होंने इस मूव को चावो गुरेरो के ऊपर लगाया था। पर यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो बिली किडमैन की जो नीज है ना, वो चावो गुरेरो के फेस पर लैंड करती है, जिसके कारण वो वहीं पर ही नॉकआउट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद से WWE ने इस मूव को परमानेंटली बैन कर दिया था। पर साल 2008 में उन्होंने एक एक्सेप्शन कर दी थी एवन बॉर्न के साथ, क्योंकि वो इस मूव को एज अ फिनिशर यूज करते थे, पर उनके अलावा इस मूव को पूरे रोस्टर में कोई भी यूज नहीं करता था। अब ये जो मूव है ना भाई, ये परफेक्शन मांगते हैं। अगर रेसलर ओपोनेंट से पहले लैंड हो गया, ओपोनेंट से थोड़ा आगे लैंड हो गया, तो दोनों में ही दिक्कत है। तो अगर किसी रेसलर को मूव नहीं करनी आते तो उसे बेशक से ये मूव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं ब्रेन बस्टर। अब जैसा इस मूव का नाम है, ये उतनी ज्यादा डेंजरस है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुप्लेक्स नाम की मूव होती है, जिसमें अपने ओपोनेंट को रेसलर अपने शोल्डर्स पे लिफ्ट करते हैं और फिर जो ओपोनेंट है वो अपनी बैक पर लैंड करता है। पर यही सुप्लेक्स का एक वेरिएशन है, जहां पर रेसलर है ना, जहां पर जो ओपोनेंट है ना, वो अपनी बैक पर लैंड नहीं करता, वो डायरेक्ट अपने सर के बल लैंड करता है। और यही चीज इसे बहुत ज्यादा डेंजरस बनाती है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इस मूव को सेफली तरीके से परफॉर्म करा जाए। इसी के कारण WWE ने इस मूव को बैन कर रखा है। पर WWE के अंदर इस मूव को वैसे फिन बैलर और सैमी ज़ेन यूज करते हैं, पर वो भी इस मूव को बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। फिर इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं मसल बस्टर। अब इस मूव को पॉपुलर करा था सामोआ जो ने, क्योंकि वो इस मूव को इंडीज और TNA में बहुत ज्यादा यूज करते थे एज अ फिनिशर। पर साल 2015 में जब उन्होंने इस मूव को टाइसन किड के ऊपर लगाया था, तो इस मूव से टाइसन किड को एक सीवियर स्पाइनल इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उनका करियर वहीं पर ही एंड हो गया था। अब इस मूव में एक्चुअली में होता क्या है कि सामोआ जो अपने ओपोनेंट को शोल्डर के ऊपर उठाते हैं और उन्हें बिल्कुल रैप कर लेते हैं। और टाइसन किड वाले केस में ये हुआ था कि उन्होंने टाइसन किड को बिल्कुल ही कस के पकड़ लिया था और जब उन्होंने उनको ड्रॉप करा तो उससे उनको एक इंजरी हो गई थी। अब वैसे तो सामोआ जो ने इस मूव को उस इंसिडेंट के बाद भी यूज करा, पर उन्होंने इस मूव को ऐसे रेगुलरली यूज करना बंद कर दिया था। और उनके अलावा WWE में आज तक इस मूव को किसी ने भी यूज नहीं करा, ना पहले ना बाद में। फिर इसी के साथ नंबर 6 पर आती है पाइल ड्राइवर। अब ये एक ओल्ड स्कूल रेसलिंग मूव है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, एज अ फिनिशर ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, पर ये उतनी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर इस मूव में एक भी गलती होगी ना, जरा सी भी गलती हो गई तो ये रेसलर का करियर एंड कर सकती है। पर फिर भी इतने सालों से इस मूव से कोई भी ऐसी इंजरी नहीं हुई थी। पर 1997 की समर स्लैम के अंदर जब मैच चल रहा था ओवन हार्ट और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बीच में, जब ओवन हार्ट इस मूव को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ऊपर लगाते हैं, पर यहाँ पर दिक्कत ही हो जाती है कि स्टोन
स्टोन कोल्ड का जो सर है ना वो डायरेक्ट मैट पर आकर लगता है, जिसके कारण उनको टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है और साथ ही साथ उन्हें एक स्पाइनल इंजरी भी हो जाती है। और ये तक बात कही जाती है कि उस इंजरी के बाद से स्टोन कोल्ड का करियर कभी भी सेम नहीं रहा और स्टोन कोल्ड वहां पर बहुत ही ज्यादा लकी थे कि वो कंप्लीटली पैरालाइज नहीं हुए। फिर इसके बाद से WWE ने किसी भी टाइप की पाइल ड्राइवर को बैन कर दिया था। और साल 2013 में जब सीएम पंक और जॉन सीना के बीच में मैच चल रहा था, तब सीएम पंक जॉन सीना के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाते हैं और अभी रिसेंटली केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगाते हैं और अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर वो कोडी रोड्स के ऊपर भी एक पाइल ड्राइवर लगाते हैं। इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं वर्टिब्रेकर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि WWE ने पाइल ड्राइवर के हर वेरिएंट को बैन कर दिया था, चाहे वो किसी भी तरीके की पाइल ड्राइवर क्यों ना हो। उन्होंने हर टाइप की पाइल ड्राइवर को बैन करा था एक्सेप्ट टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर को, जो कि अंडरटेकर यूज करते थे, क्योंकि इस मूव के अंदर अंडरटेकर की नीज पहले लैंड करती थी और ओपोनेंट का जो हेड है ना वो कभी भी मैट को टच भी नहीं करता था। इसलिए WWE ने टूम्बस्टोन को छोड़ के हर पाइल ड्राइवर को बैन कर दिया था। अब जो ये वर्टिब्रेकर मूव है ये भी पाइल ड्राइवर का एक वेरिएंट है और इस मूव को WWE के अंदर यूज करा था दी हुरिकेन ने और उन्होंने भी इस मूव को बहुत थोड़े समय के लिए यूज करा था। उसके बाद उन्होंने भी इस मूव को ड्रॉप कर दिया था और अभी रिसेंटली भी हमें ये मूव एक बार ही देखने को मिली थी जब किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाले PLE के अंदर कोडी रोड्स ने इस मूव को लोगन पॉल के ऊपर लगाया था। इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं बर्निंग हैमर। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने जितनी भी मूव्स के बारे में बात करी है ना वो सभी की सभी मूव्स WWE के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है, पर ये एक ऐसी मूव है जो कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर डेंजरस मानी जाती है। यहाँ तक कि जो इस मूव के यूजर थे उन्होंने भी इस मूव को अपने पूरे करियर के अंदर सिर्फ 7 बार ही यूज करा था। अब कई लोगों का तो कहना है इस मूव को क्रिएट करा था कोतेत्सु यामामोटो ने और कई लोगों का ये कहना था कि इस मूव को क्रिएट करा था क्योको इनोई ने, पर इस मूव को पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर करा था दी लेजेंडरी केंटा कोबाशी ने। अब ये जो मूव है वैसे ये डेथ वैली ड्राइवर का एक इन्वर्टेड वेरिएशन है। अब ये जो मूव है ना भाई ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इस मूव को सेफली डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो ओपोनेंट इस मूव को ले रहा होता है उसका अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। सारा का सारा काम उस रेसलर का होता है जो कि इस मूव को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर उस रेसलर ने इस मूव के अंदर जरा से भी गलती कर दी तो जो ओपोनेंट इस मूव को ले रहा है उसका करियर वहीं पर ही खत्म हो सकता है, क्योंकि वो अपने सीधा सर के बल मैट के ऊपर लैंड करता है। और ये बात खुद केंटा कोबाशी भी जानते थे, इसके कारण उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर इस मूव को सिर्फ 7 बार यूज करा है। और एक फन फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो केंटा कोबाशी ने जब भी इस मूव को यूज करा ना तो ओपोनेंट ने कभी भी किक आउट नहीं करा। अब वैसे तो इस मूव को WWE के अंदर भी यूज करा गया है। WWE के अंदर एक रेसलर थे टाइलर रेक्स, उन्होंने भी इस मूव को यूज करा था, पर वो एक ओरिजिनल बर्निंग हैमर नहीं था। उसके अलावा फिर WWE के क्रूजरवेट क्लासिक के अंदर ब्रायन केंड्रिक ने कोटा इबुशी के ऊपर एक बर्निंग हैमर लगाया था और अभी रिसेंटली AJ स्टाइल्स इस मूव का यूज करते हैं। इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं डाइविंग हेडबट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रिस बेनवा की ट्रेजेडी से पूरा रेसलिंग वर्ल्ड ही बदल गया था, क्योंकि खुद WWE अपने रेसलर्स की सेफ्टी को पहले देखने लग गई थी और उन्होंने हर उस टाइप की मूव को बैन कर दिया था जो कि किसी भी तरीके की हेड इंजरीज कॉज करता है। और जब इस बात का पता लगा था कि क्रिस बेनवा के जो भी एक्शंस थे उनके पीछे का कारण उनकी CTE नाम की बीमारी थी, जो कि उनको कई सारी हेड इंजरीज कंकशंस के कारण हुई थी, और इसी में से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डाइविंग हेडबट। पर WWE ने इस मूव का एक्सेप्शन करा था सिर्फ डैनियल ब्रायन के लिए, क्योंकि डैनियल ब्रायन इस मूव को यूज करा करते थे, पर डैनियल ब्रायन का भी हेड इंजरीज और कंकशंस का पास्ट रहा है, उसके कारण उन्होंने भी इस मूव को यूज करना बंद कर दिया था। पर अभी रिसेंटली WWE के अंदर इस मूव को चैट गेबल यूज कर रहे हैं और यार मुझे खुद लगता है कि WWE को इस मूव को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि रिस्की इतनी ज्यादा है। इसी के साथ नंबर 2 पर आता है कर्ब स्टॉम्प। अब इस मूव को हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस मूव को पॉपुलर और कोई नहीं बल्कि अपने सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने किया है। पर साल 2015 में उनकी WWE टाइटल विक्ट्री के बाद WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था, और इसके पीछे वैसे हाथ तो विंस मैकमैन का था, जिन्हें ऐसा लगता था कि बच्चे इस मूव को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये WWE की PG पॉलिसीज को हार्म करता है। अब देखो भाई, WWE की एक वार्निंग है जो कि हमने पूरे अपनी लाइफ के अंदर इग्नोर करी है, जो कि है डोंट ट्राई दिस एट होम। मैंने खुद ने यार वो जो वार्निंग है हमेशा इग्नोर करी है। मैंने खुद ने अपने भाइयों पर, दोस्तों पर, सबके ऊपर डेंजरस रेसलिंग मूव्स ट्राई करी है। तो ये लाइन तो WWE की हर किसी ने इग्नोर करी है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस ने ऐसी डेंजरस मूव्स भी ट्राई करी हैं। अब वैसे तो सेथ रॉलिंस जब इस मूव को इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने ओपोनेंट के सर के पीछे बस टैप करते हैं और बाकी काम सारा ओपोनेंट का होता है, क्योंकि वो इस मूव को सेल करते हैं। और वैसे देखा जाए तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को थोड़ी ना पता है कि सेथ रॉलिंस इस मूव को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस ने कई सारे न्यू फिनिशर्स को भी ट्राई करा था, जैसे कि एक थी फॉल फॉरवर्ड DDT, फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपकॉर्ड नी को भी ट्राई करा था, और फिर उन्होंने पेडिग्री को भी इस्तेमाल करा था। पर लास्ट में साल 2018 के अंदर वो इस मूव को वापस ले आते हैं। अब इसी के साथ नंबर 1 पर आती है पंट किक। अब ये रैंडी ऑर्टन के आर्सेनल में से एक ऐसी मूव है जिसको वो एज अ फिनिशर यूज करते हैं, और ये मूव भी बिल्कुल स्टॉम्प की तरह है, क्योंकि ये अपने ओपोनेंट के हेड को टारगेट करती है। और ऑर्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को रिवील करा था कि कैसे इस मूव का आइडिया उनको आर्न एंडरसन ने दिया था, कि कैसे उन्हें
इस मूव को परफॉर्म करना चाहिए, पर उन्होंने बताया कि कैसे एक विंस मैकमैन के साथ सेगमेंट के दौरान जब उन्हें विंस मैकमैन को एक पंट किक देनी थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो इस मूव के प्रिकॉशंस को ही भूल गए थे और उन्होंने वहां पर विंस मैकमैन को अपनी करियर की सबसे हार्डेस्ट किक मारी थी, जिसके कारण विंस मैकमैन को हेड इंजरी हो गई थी, उनको एक कंकजन हो गई थी। और ये बात तो आप लोग भी जान गए होंगे कि इससे बड़ा तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता इस मूव को बैन करने के लिए। पर साल 2020 के अंदर रैंडी ऑर्टन इस मूव को वापस ले आते हैं, पर वो इस मूव को फिर भी बहुत ज्यादा रेयरली यूज करते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।